नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मनी मॉर्निंग। मैं हूँ आपके साथ शेषा अध्वर्यु और अगले आधे घंटे में हम आपको बताएंगे ग्लोबल बाजारों से किस तरह के संकेत निकल कर आ रहे हैं। और फिर एक बार आज सुबह डोनाल्ड ट्रंप की कुछ कमेंट्री निकल कर आई है टैरिफ्स को लेकर, उस पर चर्चा करेंगे। खबरों के दम पर, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे उस पर नजर डालेंगे। हमारे साथ कई सारे दिग्गज मेहमान जुड़ेंगे जो आपको आज के सत्र के लिए रणनीति, स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज और कमोडिटी मार्केट, यहां पर किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए और कमाई के कॉल कौन से होंगे कमोडिटी मार्केट में, उस पर भी नजर डालेंगे। याद रखें, कल निफ्टी सपाट बंद होता हुआ नजर आया था। हालांकि बैंक निफ्टी में अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस, 1% की तेजी कल के सत्र में दिखी थी। लेकिन गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो आज फिर से एक बार सुस्त ओपनिंग के संकेत भारतीय बाजारों के लिए निकल कर आ रहे हैं। करीब 40 से 50 अंकों की गिरावट के साथ 22,880 के आसपास गिफ्ट निफ्टी कारोबार करता हुआ। इसके अलावा अमेरिकी बाजारों की बात करें तो जैसे मैंने बताया, ग्लोबली कई सारे मूविंग फैक्टर्स है। डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आई है टैरिफ वॉर को लेकर, जो कल सुबह भी आई थी। इस पर विस्तार में चर्चा करने के लिए अभिषेक अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, S&P 500 फिर एक बार रिकॉर्ड ऊंचाई पर कारोबार करता हुआ और कई सारे डिफेंस स्टॉक्स पर अमेरिकी बाजारों में कल दबाव दिखा। अशीषा, गुड मॉर्निंग। देखिए, कल के मतलब परसों के सत्र में और कल के सत्र में अमेरिकी बाजारों की चाल को अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ माहौल रहा है। लोअर लेवल से रिकवरी आई है डाउ में, नेस्डेक में, और हल्की हल्की तेजी पर बंद हुए हैं। S&P 500 जैसा कि आप बता रही हैं नया रिकॉर्ड बनाया है, लेकिन कल की जो तेजी रही है सिर्फ 15 अंकों के आसपास की रही है। तो कोई बहुत ज़्यादा एक्शन अमेरिकी बाजारों में नहीं देखा नहीं है। हाँ, ये ज़रूर आया कि डोनाल्ड ट्रंप जो भी धमकी दे रहे हैं टैरिफ को लेकर, बाजार उसके चलते अब नर्वस नहीं हो रहे हैं। वहाँ पर हमने कोई गिरावट वाला ट्रेड देखा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने अब रोज रोज जो टैरिफ को लेकर कोई न कोई बयान दे रहे हैं। कल उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि भारत के ऊपर भी रेसिप्रोकल टैक्स लगाया जाएगा, उससे कोई छूट नहीं दी जाएगी। और उन्होंने ये भी बताया कि जब पीएम मोदी अमेरिका के दौरे पर थे तो उन्होंने ये चीज़ उनको कन्वे कर दी थी। तो देखते हैं कि किस तरह का असर होता है भारतीय बाजारों पर डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट का। कल तो हमने देखा था कि लोअर लेवल से ठीक ठाक रिकवरी आई। लगातार 4 सत्र में भारतीय बाजार, निफ्टी की बात करें तो 23,900 के ऊपर क्लोजिंग दे रहे हैं। लेकिन कल FOMC के मिनट्स जारी हुए हैं और FOMC के मिनट्स पर बाजार की नज़र थी। और उसमें जो जनवरी की पॉलिसी थी उस बैठक में मतलब 3 रेट कट के बाद एक पॉज लिया गया और ये अब सहमति बनती दिखाई दे रही है कि जब तक महंगाई थोड़ी सी नीचे नहीं आती है तब तक दरों में फिर से कटौती नहीं की जाएगी। तो दरें फिलहाल होल्ड पर ही रहेंगी। इस चीज़ को लेकर सहमति निश्चित तौर पर बन रही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ को लेकर भी जो पॉलिसी मेकर्स हैं उन्होंने कंसर्न जताया है, थोड़ी सी चिंता जाहिर की है कि ये देखने वाली चीज़ होगी कि टैरिफ का असर इकोनॉमी पर क्या होता है और उसके बाद वो चीज़ें डिसाइड करते हुए दिखाई देंगे। आज साप्ताहिक बेरोजगारी दावा के आंकड़ों पर बाजार की नज़र रहेगी। और इसके अलावा अगर हम अर्निंग्स की बात करें अमेरिका में, तो वॉलमार्ट और अलीबाबा अपने तिमाही नतीजे जारी करेंगी। तो ये एक्शन हम अमेरिका में देखेंगे। एशिया में ज़्यादातर बाजारों में गिरावट पर कारोबार हो रहा है। निकेई में हमने दूसरे सत्र में आज कमजोरी देखी है और आज डिक्लाइन थोड़ी सी डीप है, क्योंकि निकेई में जो कमजोरी है वो करीब करीब 500 अंकों के आसपास की। हैंगसेंग में करीब 140 अंकों की नरमी है। चीन में 0.25% की कमजोरी है। तो ये माना जा सकता है कि टैरिफ वॉर जो डोनाल्ड ट्रंप ने शुरू किया और उसको और वो हवा दे रहे हैं, उसके चलते थोड़ी सी घबराहट जरूर दिख रही है। कोरिया में लगातार 7 दिनों की जो तेजी है उस पर ब्रेक लगी है। आज करीब करीब आधे % की गिरावट पर कारोबार हो रहा है। अन्य संकेतों की बात करें, सोने में हम देख रहे हैं कि ये मजबूती कायम है, भाव अभी भी हैं $2950 के ऊपर। और क्रूड की बात करें तो क्रूड एक हफ्ते की ऊंचाई पर कारोबार कर रहा है और ब्रेंट क्रूड है $76 के आसपास। हालांकि बहुत ज़्यादा तेजी नहीं है, एक रेंज में ही रहा है, लेकिन स्टडी है कच्चे तेल के भाव। और ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि रूस पर अमेरिका नए प्रतिबंध लगा सकता है। अगर ऐसा होता है तो थोड़ी सी चिंताएं बढ़ेंगी क्रूड के फ्रंट पर। हालांकि दूसरी ओर ये भी है कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने को लेकर, शांति समझौते को लेकर भी बातचीत चल रही है। अगर वो चीज़ हो जाती है तो थोड़ी सी सेंटिमेंटली पॉजिटिव हो जाएगी कच्चे तेल के फ्रंट पर और थोड़ी सी सप्लाई की जो चिंताएं हैं वो कम होगी। तो ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो एक मिक्स्ड क्यूज हैं ग्लोबल बाजारों से। और इस वक्त हम देख रहे हैं कि गिफ्ट निफ्टी भी करीब 80 अंकों की गिरावट पर ही खुलने के संकेत दे रहा है।
तो देखते हैं कि आज क्या कुछ होता है। कल फिर से एफआईज की बिकवाली के ही आंकड़े आए हैं कैश मार्केट में, हालांकि क्वांटम काफ़ी ज़्यादा छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा कोई चिंता की बात नहीं है, लेकिन मतलब बहुत कोई एनकरेजिंग माहौल नहीं है। बस एक चीज़ ये अच्छी हो रही है कि बार बार निफ्टी जो है वो 22,800 के सपोर्ट को रेस्पेक्ट कर रहा है, और 4 दिन से कम ये हम ट्रेंड अच्छे से बाजार में इमर्ज होते हुए देख रहे हैं। बिल्कुल, अमेरिकी बाजार तो कल हरे निशान में बंद होते हुए नजर आए, लेकिन यूरोपियन बाजारों में कमजोरी थी। और याद रखें, फेडरल रिजर्व के मीटिंग की मिनट्स भी निकल कर आई, जहां से कुछ कमेंट्री इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट को लेकर। अभिषेक, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जैसे अभिषेक हमें बता रहे थे, एफआईआईज ने फिर एक बार कल के सत्र में बिकवाली की, लेकिन क्वांटम छोटा था। केवल 1880 करोड़ की बिकवाली कल के सत्र में दिखी, और पिछले 11 में से 10 सत्रों में अभी भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने बिकवाली ही की है। केवल बीच में एक दिन भारतीय एयरटेल की ब्लॉक डील के चलते वो नंबर पॉजिटिव में आता हुआ नजर आया था। इसके अलावा इंडेक्स फ्यूचर्स में 180 करोड़ की खरीदारी दिखी, इंडेक्स ऑप्शंस में 1900 करोड़ की खरीदारी, स्टॉक फ्यूचर्स में 720 करोड़ की, वही स्टॉक ऑप्शंस में करीब 1250 करोड़ की खरीदारी कल के सत्र में दिखी थी। और केवल एक ही स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा, वो है मनप्पुरम फाइनेंस। कल के सत्र में भी एफएनओ बैन में था, और आज भी ये स्टॉक एफएनओ बैन में रहेगा। लेकिन आज के सत्र के लिए किस तरह की रणनीति बनानी चाहिए, कौन से लेवल्स पर आपको नजर रखनी चाहिए, ये बताने के लिए अब हमारे साथ डिम्पी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डिम्पी, बैंक निफ्टी में कल अच्छा खासा आउट परफॉर्मेंस दिखा, 1% की तेजी के साथ बंद होता हुआ नजर आया। हालांकि निफ्टी एब्सोल्युटली फ्लैट था। आज किस तरह की रणनीति बनाए? आशीष, गुड मॉर्निंग। कल तो जो निफ्टी ऑलमोस्ट फ्लैट या 14 पॉइंट डाउन हुआ, वो थोड़ा फार्मा इंडेक्स की वजह से था, क्योंकि कल फार्मा के अंदर एडजस्टमेंट हो रही थी, जो टैरिफ की बात हुई। अदरवाइज वैसे कोई ज्यादा बड़ा डैमेज या कोई एक्साइटमेंट ऐसा निफ्टी में नहीं था। और अगर आप दिन भर का टाइम लैग भी देखेंगे ना, टाइम शेड्यूल भी देखेंगे, तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी हरे निशान में ही था, और माइनॉरिटी ऑफ द टाइम बैंक निफ्टी भी हरे निशान में आया, बट वो माइनॉरिटी ऑफ द टाइम था। तो कहने का मतलब कल टिपिकल थोड़ा डाइवर्जेंस था, वो फार्मा की वजह से डाइवर्जेंस हुआ, अदरवाइज ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी, दोनों तो सिंक में ही है। और दूसरा 49,000 बार बार प्रोटेक्टेड था बैंक निफ्टी का, जबकि निफ्टी ने 23,000 को ब्रेक कर रखा था। तो एक ये प्रेशर भी था, क्योंकि वो आप अगर आप कॉल्स का डाटा चेक करेंगे ना, ऑप्शन चेंज वगैरह, तो आपको दिखेगा 23,000 की जो कॉल है ना, उसको बहुत जोर से शॉर्टिंग की जा रही है। दैट मीन्स उसको 23,000 के ऊपर टिकाया ही नहीं जा रहा। कल निफ्टी आया था 23,000 के ऊपर, बट वो वापस से स्ट्रगल करता हुआ फिर से नीचे चला गया, और वो मेंटेन नहीं कर पाया अपने लेवल्स को। तो कहने का मेरे मतलब है कि 23,000 आज में आ जाना चाहिए, क्योंकि आज डेरिवेटिव एक्सपायरी है, आज 20 तारीख है, वीक की एक्सपायरी है निफ्टी की। तो अगर आज में वापस से 23,000 आ जाता है, तो एक मैसेज अच्छा चला जाएगा कि देखिए, जिस चीज को आप हमको नहीं पार करने दे रहे थे, भले हमने ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी पार किया, उसको पार कर दिया। पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा पॉइंट, कल निफ्टी के अंदर वापस थोड़ा अनवाइंडिंग प्रेशर था, जबकि बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवर हुए हैं। तो शॉर्ट कवर हुए हैं, अच्छी बात है, बट शॉर्ट कवर शॉर्ट लिव्ड भी होता है। तो बैक टू बैक आपको फोर्स चाहिए बैंक निफ्टी में। आज तो वापस थोड़ी एब्सेंट दिख रही है बिकॉज ऑफ गिफ्ट निफ्टी। तो इसलिए कल के किसी भी मूव को कोई बड़े एक्साइटिंग मूव की तरह ना माना जाए, बल्कि एक दिन और निकल गया ऐसे ही समझा जाए, जिसके अंदर नो गेन एंड नो पेन हुआ। यानी कि कोई गेन भी नहीं हुआ, कोई पेन भी नहीं हुआ। तो फिलहाल आज का दिन भी कुछ ऐसे ही निकलने के चांसेस हैं। नो गेन एंड नो पेन, ऐसा कुछ चलेगा आज भी मार्केट के अंदर। और मेरे को नहीं लगता कि मार्केट कोई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करने के मूड में है। 22,800, जैसे मैंने आपको कई बार बताया, इसकी इंपॉर्टेंस है। 22,800 पहले सपोर्ट है, तो फिलहाल ये सपोर्ट की तरह रहेगा। और उसके बाद जैसे ही अगर मान लो टूट भी जाता है ना, 100 पॉइंट नीचे एक और सपोर्ट है, 22,700 भी है। और ऊपर आते समय 23,000 आज में आपको प्रूव करना होगा, और अगर प्रूव हो जाता है, क्लोजिंग मिल जाती है, तो इट्स अ गुड साइन। अदरवाइज तो अभी आप साइडवेज और मोमेंटम नेगेटिव में तो है ही है, ऐसे किसी चलता रहेगा। और आज मेरे को कोई ट्रिगर्स भी खास ऐसा नहीं दिख रहा कि जिसकी वजह से मैं कहूँ कि हाँ एकदम से आज एकदम से सुपर फायर हो जाएगा मार्केट, ऐसा भी कुछ नहीं दिख रहा। बैंक निफ्टी के अंदर कल का जो मोमेंटम आया, आज 50% ज्यादा गुम हो सकता है, तो इसलिए कोई एक्साइटमेंट नहीं है मेरे को कल के लेवल्स में, और आज के भी लेवल्स में कोई एक्साइटमेंट नहीं है। 3 प्रिंसिपल्स को फॉलो करना आप, नो एग्रेशन, नो डिप्रेशन, एकुमुलेशन के स्टांस को फॉलो करते रहना है, एंड बाय राइट एंड सिट टाइट करके फिलहाल बैठना है। ऑप्शन ट्रेडर्स थोड़ा देख के काम करें, इंट्राडे में स्विंग मिलेगा तभी काम करना, नहीं मिलता छोड़ देना, अदरवाइज वैसी कोई दिक्कत नहीं। एक ही शेयर एफ बैन में है, मन्नापुरम,
पुट कॉल रेशियो ठीक है, दोनों की अभी 1 के अंडर चल रही है और निफ्टी की भी अभी थोड़ी कमजोर है। तो चलो निफ्टी ने कल जो डाइवर्जेंस दिखाया ना, आज थोड़ा वो कंप्लीट करेगा अपना, तो वो थोड़ा सा आज पुल बैक हल्का सा रहेगा, बट दोनों ही साइडवेज टू नेगेटिव टेरिटरी में आज ट्रेड करेंगे। कोई मेजर बड़ा मूवमेंट, तो बड़ा ब्रेकआउट ब्रेकडाउन आ जाए, ऐसी प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम है। ठीक है, तो ये कुछ लेवल्स जहां पर आपको नजर रखनी चाहिए, इस पर विस्तार में 8 बजे चर्चा करेंगे। डिम्पी, शुक्रिया पूरी डिटेल्स के साथ हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन अब स्वस्तिका इन्वेस्टमार्ट के संतोष मीना जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संतोष जी, गुड मॉर्निंग। आप बताएं, डिम्पी जी का कहना था कि बैंक निफ्टी में जो कल आउट परफॉर्मेंस दिखा वो आज भी कंटिन्यू होता हुआ नजर आएगा, आपकी क्या राय होगी? ये आशीषा, गुड मॉर्निंग। सो डिम्पी ने सही हाईलाइट किया, कल जो आउटफॉर्म किया हमको बैंक निफ्टी ने दिखाया। निफ्टी की बात करें तो अभी भी वहीं 22,800 के आसपास ही घूम रहा है। 900 कल 900 के ऊपर क्लोजिंग दी है, अपनी 20 डे मूविंग एवरेज को क्रॉस करने में स्ट्रगल कर रहा है। लेकिन कल कुछ अच्छी चीजें हुई है। पहली चीज, बैंक निफ्टी ने अपना जो क्लोजिंग दिया वो 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर दिया। दूसरा, कल एडवांस डिक्लाइन रेशियो मार्केट ब्रेथ बहुत अच्छी थी बड़े दिनों बाद। थर्ड चीज, एफआईसी कैश में थोड़ी सेलिंग कम हुई है और उन्होंने डेरिवेटिव मार्केट में इंडेक्स फ्यूचर में कुछ लॉन्ग पोजीशंस बनाई है। तो कुछ अर्ली इंडिकेशन है कि मार्केट शायद एक पुल बैक की तैयारी कर रहा है। बट अभी इस मार्केट में बहुत ज्यादा कुछ कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि मार्केट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम आपको गलत प्रूव कर देता है। बट फिर भी कल के कुछ पॉइंट्स को देखते हुए मुझे लगता है कि एक पुल बैक के लिए प्ले किया जा सकता है। निफ्टी में 22,800 के स्टॉप लॉस से और बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग कड़ी है, तो वहां पर तो अभी मुझे इमीडिएटली लग रहा है कि और तेजी एक्सटेंड हो सकती है। तो एक मेरे हिसाब से एक स्टॉप लॉस लगाकर लॉन्ग साइड ट्रेड बनाया जा सकता है। और स्टॉक स्पेसिफिक भी कई सारी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जो अच्छे स्टॉक्स है। कल के ट्रेडिंग सेशन में कई सारे स्टॉक्स में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिला था। तो थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखोगे तो वहाँ शायद अच्छा प्रॉफिट बन सकता है। स्पेसिफिक अप्रोच रखने की सलाह, तो कौन सा स्टॉक आप खरीदारी का मौका इन लेवल्स पर देख रहे हैं यहाँ पर? मुझे कल हमने देखा कि जो फूड बेवरेजेस वाली कंपनी है वहाँ अच्छा परफॉर्मेंस था। तो जोमेटो मुझे एक अच्छा लग रहा है, किसमें कहीं ना कहीं डबल बॉटम फॉर्मेशन बनकर नजर आ रहा है। स्टॉक का एक हेल्दी करेक्शन दिखाया था कल के ट्रेडिंग सेशन में। यहाँ पे प्राइस वॉल्यूम अच्छा देखने को मिला। ओपन इंटरेस्ट का डेटा भी देखोगे तो वो भी आपको बुलिश साइड ही दिख रहा है। तो यहाँ पर 244 का टारगेट रहेगा, 228 का स्टॉप लॉस रहेगा। पर कल 5% की तेजी दिखी थी और संतोष जी का मानना है कि कल की तेजी आज भी कंटिन्यू होती हुई नजर आएगी। तो जोमेटो पर खरीदारी की राय, 244 रुपए प्रति शेयर का लक्ष्य और 228 का स्टॉप लॉस बनाने की सलाह यहां पर दी जा रही है। शरद के पास जो हमें बताएंगे खबरों के दम पर कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। शरद, कई सारी खबरें निकल कर आई है रिपोर्ट्स के दम पर, उसके बारे में भी बताया और इसके अलावा कौन से स्टॉक्स फोकस में रहेंगे? जी बिल्कुल आशीषा, सबसे पहले जो टैरिफ का जो बात चल रहा है ना, हर रोज कुछ ना कुछ डेवलपमेंट आ रहा है। ट्रम्प जो है फिर जो है कुछ विवाद वाले बात कह रहे हैं और ऑफ कोर्स इंडिया का भी नाम अब आया जा रहा है। हमने देखा ऑफ कोर्स टेस्ला जिस तरह शोरूम बढ़ा रहा है, लोग को हायर कर रहा है, वो तो चल ही रहा है। कंपटीशन आ रहा है और इंडियन ओईएम्स को भी प्रेशर आ रहा है। तो न्यूज फ्लोज बहुत आ रहे हैं, बट ये मैक्रो न्यूज फ्लोज आ रहे हैं। एक ग्लोबल मैक्रो होता है और एक हमारा डोमेस्टिक मैक्रो होता है। तो डोमेस्टिक मैक्रो से एक शुरू करते हैं हमारा ये वाला सेगमेंट। यहाँ पे ऑफकोर्स सिगरेट स्टॉक्स पे जो आप नजर रखिएगा, आईटीसी हुआ, गॉडफ्रे फिलिप्स, वीएसटी इंडस्ट्रीज, इनके लिए नेगेटिव न्यूज फ्लो है। ईटी की रिपोर्ट आ रही है कि गवर्नमेंट कंसिडर कर रहे हैं कि जीएसटी जो है सिगरेट्स और टबैको में उसको बढ़ा के 40% कर दे। इसके अलावा जो है कि एडिशनल जो ड्यूटी आती है वो भी लग सकती है। जिस तरह जो कंपनसेशन सेस होता है जब वो 2026 को कंप्लीट होगी तो एक एक्स्ट्रा एडिशनल ड्यूटी एक्साइज की लग सकती है। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट होगा कि ये किस तरह जो है न्यूज़ फ्लो जाए। लेकिन याद रखिए ये जीएसटी काउंसिल डिसाइड करती है, तो ये डिस्कशंस हो रहे हैं। अब ये कितना होता है फुल वो हम समझेंगे बाद में। लेकिन हाँ, सेंटिमेंटली नेगेटिव ज़रूर है। और पिछले 3 साल में उतना भी ज़्यादा कुछ बड़ा अनाउंसमेंट आया नहीं था, इस बजट में भी कुछ नहीं कहा गया था। तो थोड़ी टोबैको स्टॉक्स में उस समय तेज़ी देखने मिली थी, खास करके आईटीसी में। भारत फोर्ज हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा। एलओआई साइन किया इन्होंने एएम जनरल के साथ, जहाँ पे ये कैनन सप्लाई करेंगे यूएस में। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जो कैनन का सप्लाई का कंसाइनमेंट पहली बार जाने वाला है एक इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर से यूएस को। बीएससी भी नज़र में रखेगा, कल स्टॉक में बड़ी तेज़ी भी देखने मिली थी। और देखें तो यहाँ पे गोल्डमैन सैक्स ने लगभग 7.3 लाख शेयर्स की जो है एक्विजिशन की है। कल के ट्रेड में भी बात करें तो स्टॉक लगभग 9% ऊपर था। तो ये पॉजिटिव और सपोर्टिव है प्राइजेस के लिए। मारुति सुजुकी भी नज़र में रखिएगा। यहाँ पे जो है उनकी जो पेरेंट कंपनी उन्होंने मिड टर्म प्लान लाया है और यहाँ पे 2 अहम बात सामने आती है इस मिड टर्म प्लान से। एक, वो टारगेट कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी है 40 लाख गाड़ी
जो है बना सकते हैं भारत में, जहाँ पे लोकल डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों पे ही नज़र रहेगी। और इस तिमाही देखें तो एक्सपोर्ट्स में जो है बहुत अच्छा ग्रोथ और बुलिश कमेंट्री भी आई है। इसके अलावा जो एम है वो लगभग 50% मार्केट शेयर का है आपके इंडियन ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में। करंट लेवल्स जो है 40s में है, मिड लेवल के 40s में लास्ट टाइम जब मैंने डेटा चेक किया था, यानी कि लगभग 7 से 8% और बढ़ाएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट जो है मीडियम टर्म टारगेट पेरेंट कंपनी ने सेट किया है भारत की कंपनी के लिए। M&M की बात करें, महिंद्रा ग्रुप और अंडुरल जैसे कंपनी ने पार्टनरशिप की है, जहाँ पे ऑटोनोमस मैरीटाइम सिस्टम पे जो है फोकस रहने वाला है। वही रेमंड की बात करें तो इम्पॉर्टेंट है, डेट ज़रूर नोट करिएगा। जो फाइनल हियरिंग है NCLT के साथ, जहाँ पे डीमर्जर होगा रेमंड रियल्टी और रेमंड का, उसका डेट मार्च 21 को रखा गया है। साइंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। सुकुमल बैनर्जी को जो अपॉइंट किया गया है CEO और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ क्योंकि इन्होंने लगभग अपने करियर के 30 साल HCL टेक में बिताए, खास करके जो इंजीनियरिंग डिवीजन है उस सेगमेंट में, और अभी करंटली वो एक्स CEO हैं ज़ोरिएंट, एक टाइप से एक डिजिटल इंजीनियरिंग कंपनी है। तो साइंट का जिस तरह प्रोडक्ट प्रोफाइल मूव कर रहा है, एक नया मैनेजमेंट आया है, और खास करके जो ERD जो सर्विसेज होता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट का, इंजीनियरिंग सेगमेंट का, वो बहुत स्ट्रांग हो सकता है जब से ये नए सुकुमल बैनर्जी जो है CEO का पद संभालेंगे। तो साइंट के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो है। इसके अलावा आखिर में टाटा टेक्नोलॉजी और आयरेडा पे भी नज़र रखिएगा। ये वायदे बाजार FNO सेगमेंट में शामिल होने वाले हैं मार्च सीरीज से, यानी कि फरवरी 28 से। तो ये इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है जिन पे आपकी आज नज़र होनी चाहिए। लेकिन एक चीज़ और मैं बता देता हूँ, और आशीष, दिल्ली इलेक्शंस जो है हम कहेंगे कि अब कंप्लीट हो गए। दिल्ली की CM रेखा गुप्ता जी को भी अपॉइंट कर दिया गया है। लेकिन ये स्टॉक मार्केट स्पेसिफिक क्यों इंपॉर्टेंट है ये मैं आपको बताता हूँ। IGL है, इंदिरा बस्तगास, इन्होंने प्राइस हाइक्स नहीं ली थी इलेक्शंस के कारण। तो बाजार को एक्सपेक्टेशंस है कि लगभग 2 से लेकर 4 रुपए प्रति केजी जो है प्राइस हाइक हो सकता है। इसके अलावा लिकर स्टॉक्स भी फोकस में रहेंगे। वहाँ की एक्साइज पॉलिसी किस तरह की निकल कर आती है, उसके चलते भी यहाँ पर एक्शन दिखेगा। जी बिल्कुल, और यही 2 सेगमेंट है जिस पे आप नजर रखिएगा कि आज यहाँ पे एक्शन भी देखने मिल सकता है। बिल्कुल, तो गैस कंपनियां और लिकर स्टॉक्स दिल्ली में चीफ मिनिस्टर अनाउंस किया गया है, जिसके चलते यहां पर भी एक्शन दिखेगा। और 2 स्टॉक्स वायदा बाजार में 28 फरवरी से ऐड किए जाएंगे। शरद ने अभी उसकी चर्चा की, एक है इरेडा और दूसरा है टाटा टेक्नोलॉजीज। तो इन दोनों स्टॉक्स पर भी इस खबर के दम पर अपनी नजर रखें। लेकिन आगे बढ़ते हैं, ब्रोकरेज रिपोर्ट्स कहां से निकल कर आई है, कौन से स्टॉक्स इसके दम पर फोकस में रहेंगे। रविंदर अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंदर, गुड मॉर्निंग, बताएं। मेंटेन रखा है सेल रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 6800 का रखा है, जहां पर UBS जो है कॉशियस है बजाज फाइनेंस में, और उनका मानना है कि जो प्रॉफिट मार्जिन और ROA है उसमें डिक्लाइन देखने को मिल सकती है ओवर द टाइम फ्रेम, और जो क्रेडिट कॉस्ट है वो सिक्लिकली हाई रह सकता है बजाज फाइनेंस का। इसी के साथ साथ टाटा पावर भी फोकस में रह सकता है, जहाँ पर HSBC ने जो है स्टॉक को अपग्रेड किया है रेड्यूस से होल्ड पर, और टारगेट प्राइस जो है 300 से बढ़ाकर 345 का रखा है, जहाँ पर उनका कहना है कि कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है डिस्पाइट अ वीक मैक्रो, और कंपनी का जो सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और EPC है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। लेकिन जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो प्रोजेक्ट है उसमें कंपनी को जो है स्पीड अप करने की ज़रूरत है, और जो वीक इलेक्ट्रिसिटी डिमांड और स्लो प्रोग्रेस इन साइनिंग पावर सप्लाई डील्स के चलते स्टॉक्स में हमें इम्पैक्ट देखने को मिला। HSBC को जो है कोई भी पॉजिटिव ट्रिगर जो है नज़र नहीं आ रहा है नियर टर्म में टाटा पावर के लिए, और उन्होंने जो है EPS एस्टिमेट इंक्रीज़ किया है FY 25 और 26 के लिए 9 से 13% पर। अगला जो स्टॉक फोकस में रह सकता है IGL, जहां पर जेफरीज ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 352 का रखा है, जहां पर उनका कहना है कि IGL का जो रिस्क रिवॉर्ड है वो काफ़ी फेवरेबल है, और जो प्राइस हाइक जो है वो बूस्ट कर सकता है कंपनी के ग्रोथ को, और जो 2% पर केजी का जो प्राइस हाइक है वो इनफ है कंपनी के प्रॉफिट मार्जिन को मेंटेन करने में। कंपनी जो है प्लान कर रही है ONGC के गैस के लिए बीट करने के लिए, और जो एक्सक्लूसिव राइट है गैस मार्केटिंग एंड से, उससे जो है न्यू बिजनेस अपॉर्चुनिटी एक्सपेक्टेड है। आखिर में बात करेंगे भारतीय एयरटेल, जहां पर CLSA ने मेंटेन रखा है बाय रेटिंग, और टारगेट प्राइस जो है 1890 का रखा है, जहां पे उन्होंने जो है CLSA ने जो है भारतीय एयरटेल को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर में टॉप पिक पर रखा है। उनका कहना है कि जो स्ट्रॉन्ग और ग्रोइंग रेवेन्यू जो है रेवेन्यू पर यूज़र जो है भारतीय एयरटेल का काफ़ी अच्छा है, और भारतीय एयरटेल का जो रेवेन्यू पर यूज़र है वो 21% हायर रहा है Q3 FY 25 में, एज़ कम्पेयर टू जियो का जो था 14% हायर था Q3 FY
5 में। इसके साथ साथ CLSA का मानना है कि 15 से 18% का जो रेवेन्यू और एबिटा CAGR देखने मिल सकता है इंडियन मोबाइल में ओवर FY 24 से 27 के बीच में। और स्टॉक का जो EV टू एबिटा है वो करंटली 10 टाइम ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। बजाज फाइनेंस, जहां पर UBS की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय 6,800 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। इसके अलावा टाटा पावर को HSBC ने अपग्रेड किया है। टारगेट प्राइस जो पहले 300 रुपये प्रति शेयर था वो बढ़ाकर 345 रुपये प्रति शेयर कर दिया है। और इसके अलावा इंद्रप्रस्था गैस दिल्ली में गवर्नमेंट चेंज हुई है, जिसके चलते शरद भी हमें बता रहे थे कि कई सारी गैस कंपनियां आज फोकस में रहेंगी। और भारतीय एयरटेल, जहां पर CLSA ने खरीदारी की राय और 1890 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। तो कई सारे स्टॉक्स जो ब्रोकरेज रिपोर्ट्स के दम पर आज फोकस में रहेंगे। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कमोडिटी मार्केट पर नजर डालते हैं। और कमोडिटी मार्केट पर रणनीति बताने के लिए आज हमारे साथ भाविक पटेल, सीनियर रिसर्च एनालिस्ट, ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के जुड़ चुके हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर जुड़ने के लिए। बताएं सबसे पहले प्रेशियस मेटल मार्केट, सोने और चांदी, किस तरह की रणनीति बनाएं? गुड मॉर्निंग आशीष जी। देखिए, कल FOMC की जो मिनट्स आई है वो थोड़ी हॉकिश है, तो हमने इवनिंग में गोल्ड सिल्वर दोनों में थोड़े प्रॉफिट बुकिंग देखे। बट आज अगर देखें तो वापस तेजी है, तो आई थिंक दोनों में बाउंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए, जहाँ पे सोने में 85,900 के करीब बाय कर सकती है 86,500 के टारगेट के लिए। और चांदी में भी अगर डिप मिलता है अराउंड 96,200 तो बाय कर सकते हैं 97,000 के टारगेट के लिए। क्या तो सिल्वर पर यानी चांदी पर खरीदारी की राय 97,000 तक के लेवल्स नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा कच्चे तेल, यहां पर हल्की सी बढ़त पिछले कुछ दिनों में दिखी है, $76 पर बैरल के आसपास ग्लोबल मार्केट में। यहां पर किस तरह की रणनीति बनाए और कौन सा ट्रेड बनेगा? क्रूड ऑयल में आई थिंक एक शॉर्ट का ट्रेड बनेगा, क्योंकि कल US के जो API के डेटा है इन्वेंट्री, तो वो थोड़े बढ़ के आई है, तो उसकी वजह से इवनिंग सेशन में हमने थोड़े बिकवाली देखी है। और फ्यूचर में भी हम देख रहे हैं 6350 के ऊपर सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो कच्चा तेल बेच के चल सकते हैं 6320 के करीब 6250 के टारगेट के लिए। क्या तो कच्चे तेल पर बिकवाली की राय 6,250 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। और इसके अलावा बेस मेटल्स पर आपकी क्या राय होगी? हर रोज सुबह कुछ टैरिफ वॉर के रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप की कमेंट्री निकल कर आ रही है, लेकिन कॉपर, जिंक, लेड, एल्यूमिनियम, यहाँ पर कौन सा ट्रेड बनेगा? आपकी बात सही है। देखिए, टैरिफ की वॉर की वजह से काफी अनसर्टेनिटी है, बट एक जिंक है जहां पे हम देख रहे हैं कि ग्लोबली भी इन्वेंट्री बढ़ रही है, डिमांड थोड़े कम हो रहा है, और उसकी वजह से सारे बेस मेटल्स में वो काफी अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे जिंक में बिकवाली की राय होगी 270 के करीब 264 के टारगेट के लिए, और स्टॉप लॉस रहेगा 272 का। पर बिकवाली की राय 272 के स्टॉप लॉस के साथ 264 तक के लेवल्स यहां पर नजर आ सकते हैं। भाविक जी, शुक्रिया समय निकालकर हमारे साथ जुड़ने के लिए और कमोडिटी मार्केट पर अपनी रणनीति बताने के लिए। इतना ही समय था हमारे पास इस शो पर। गिफ्ट निफ्टी से थोड़ी सी कमजोरी के संकेत आज सुबह निकल कर आ रहे हैं।